कुछ जितने ये इकोनॉमिक्स के जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें कुछ खास जो है ग्लोसरी है ना, हर चैप्टर में उसका ये क्या है, एक कलेक्शन है। जैसे इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी जो करंट ट्रेंड्स में है उसको तो हम लोगों ने कर ही लिया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे हैं कि हर चैप्टर में कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स होते हैं या कुछ और भी है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि नैश इक्विलिब्रियम है ना, गेम थ्योरी जो है, ये काफी इन डेप्थ, जब आप इकोनॉमिक्स जब आप आगे अगर आप मास्टर्स करते हैं या उसमें ऑनर्स करते हैं आप ग्रेजुएशन में, तब ये पढ़ो। लेकिन एक दो बार जैसे कि प्रीलिम में यही पूछ दिया कि नैश इक्विलिब्रियम जो है किससे रिलेटेड है ना। तो इस तरह के कुछ कुछ तो केवल एक अवेयरनेस के लेवल पे अगर आप उसको जान रहे हैं और जो आप टर्म्स पढ़े हुए हैं है ना, उसको आप लोग यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा और इसको पढ़िए। एग्रीगेट डिमांड आप लोग तो पढ़े ही होंगे। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? जैसे पूरा इकोनॉमिक्स अगर आप देखिएगा तो इकोनॉमिक्स जो होता है वो एक डिमांड और सप्लाई, इसका जो एक क्या है, ये मैनेजमेंट है ना। मतलब कि मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई का मैनेजमेंट जो है, इसको ही कहते हैं अर्थशास्त्र। अगर बहुत सामान्य अगर हम लोग भाषा में उसको समझने का प्रयास करें तो अब है कि एग्रीगेट डिमांड, इसको जैसे कि ये कहा जा रहा है कि द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। और जो एग्रीगेट डिमांड या जो आउटपुट है, जैसे कि हम लोग के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी कहा जाता है क्या कि इट इज ए डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी। डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? क्योंकि इंडिया क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो सबसे ज्यादा जब पॉपुलेशन है तो लोग क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो कंज्यूम करेंगे तो मान लीजिए कम से कम जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथ या जो भी उनका कंजम्पशन, तो कंजम्पशन लेवल जितना ज्यादा अगर बढ़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा, आपका आपका आउटपुट ओवरऑल जो है वो बढ़ना है। और उस कंजम्पशन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रोडक्शन मतलब आपको प्रोड्यूस करना होगा। तो अब एग्रीगेट डिमांड या इसके जो आपके जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपको कंजम्पशन पे या जो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया है ना। तो अब एग्रीगेट डिमांड को क्या ये कहा जा रहा है, तो इट रिप्रेजेंट्स टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। ठीक है, जैसा नहीं कहते कि व्हाट इज योर एग्रीगेट मार्क्स, एक किसी सब्जेक्ट में तो आ ही रहा है। एग्रीगेट मार्क्स क्या है, मतलब सबको जोड़ लीजिए आप तो कितना आपका जो है सो ये आ रहा है। इलिस्ट्रेटिंग कंज्यूमर इंथुजियाज्म एंड स्पेंडिंग बिहेवियर। अब इसमें आपका जो है कंजम्पशन पैटर्न है ना, कंजम्पशन पैटर्न या कंजम्पशन बिहेवियर जो है, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। आई बात समझ में? मतलब कि इस एग्रीगेट डिमांड में ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर कह रहा है कि सर्ज इन एग्रीगेट डिमांड कैन लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाइल डिक्रीज में रिजल्ट इन रिसेशन। जाहिर सी बात है कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड लो कब होगा, जैसे कि अभी आप लोग 2-3 साल पीछे जाइए, एक पैंडेमिक आया था कोविड-19। तो अब उसमें क्या था, लोगों की जो जॉब थी, जो एम्प्लॉयमेंट था, वो क्या धीरे 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 वो डिक्लाइन कर गया। ठीक है, लॉकडाउन लगा हुआ था तो कंपनीज जो थी वो क्या कर रही थी, वो कुछ प्रोडक्शन भी नहीं कर रही थी है ना। तो जो डिमांड आपका था वो क्या हो गया, वो कम हो रहा था। क्यों कम हो रहा था? क्योंकि आपके पास इनकम नहीं है, जॉब नहीं है। अब इनकम नहीं है तो आपका कंजम्पशन क्या होगा, वो कम होगा है ना। तो अब इस तरह से अब आप देखिए कि इट मे रिजल्ट टू रिसेशन, emphasizing its critical role in shaping economic cycle. Understanding aggregate demand is essential for businesses to strategize. अब ये businesses के लिए बहुत जरूरी होता है एग्रीगेट डिमांड को समझ लेना, क्योंकि तभी वो तय करेंगे क्यों, अपने सस्टेनेबल ग्रोथ को है ना, तभी वो इंश्योर कर पाएंगे। और पॉलिसी मेकर्स के लिए जाहिर सी बात है कि ये बेहतर होगा, क्योंकि तभी आपका पता चलेगा, जैसे कि आपका जीडीपी या आपका जो फिस्कल मेजर, फिस्कल मेजर किसको कहते हैं बताइए तो, फिस्कल पॉलिसी क्या था, आप लोग पढ़े हुए हैं? फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी किसी को नहीं मालूम है? हुँ?
फिस्कल पॉलिसी टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन, पब्लिक डेट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके लिए प्लान करेगी कि कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितना टैक्स जो है वो बढ़ाना है, कम करना है। जब आपका एग्रीगेट डिमांड और इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो अब कब आपको स्टिमुलेट करना है इकोनॉमी को और कब उसको कूल डाउन करना है, मतलब कि कम करना है। जैसे टैक्स आप बढ़ा दे रहे हैं, टैक्स बढ़ाइएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कूल डाउन होगा। टैक्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर, बहुत ज्यादा अगर, तो हम उस पर टैक्स क्या करते हैं, इक्लिवाइट कर देते हैं, ठीक है। और स्टिमुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, टैक्स को कम कर देंगे, ठीक है। तो वही जो वो कूल डाउन कह रहे थे, समझ में आई बात। इन इसेंस एग्रीगेट डिमांड इज द हार्ट बीट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिफ्लेक्टिंग टू कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड स्पेंडिंग मोटिवेशन। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ, इससे क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग निकल रही है, बताइए तो, क्या अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, रिसेशन जो है, रिसेशन में क्या होता है कि रिसेशन किसको कहते हैं, तो जैसे एक तरह से आप उसको ये समझिए आर्थिक मंदी। तो आर्थिक मंदी का यह मतलब हो गया है, जैसे कि मान लीजिए कि कॉन्जिक्यूटिव अगर 3 क्वार्टर तक अगर आपका निगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट, तो उसको रिसेशन कहा गया। और ये एक लंबे अवधि तक रहे तो आप किस पेज में चले जाइएगा, डिप्रेशन में चले जाइएगा, है ना। तो ये जो कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड, तो इट रिप्रेजेंट्स द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, इलस्ट्रेटिंग कंज्यूमर एंथुसियाज्म एंड स्पेंडिंग। आपके स्पेंडिंग बिहेवियर को भी ये कैलकुलेट कर रहा है, उसको भी कंप्यूट कर रहा है। तो स्पेंडिंग बिहेवियर का क्या मतलब हो गया, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि अब अगर सुपर रिच लोग हैं किसी एक लोकेलिटी में, तो उनका कंजम्पशन पैटर्न एक अलग होगा, जाहिर सी बात है। और जो ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, उनका कंजम्पशन पैटर्न अलग होगा, है ना। तो आपको जो पॉलिसी बनानी है, या बिजनेसमैन अगर कोई है, उसको अपना क्या करना होगा, मार्केट नीड्स और डिमांड को समझ के स्ट्रेटेजाइज करने के लिए वो क्या होगा, उसको ये बेहतर होगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है इस दिशा में देखिएगा तो ये काफी, इसलिए इसको क्या बोला गया, द पल्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सर ये वाला पॉइंट नहीं समझे, ये कौन, सेकंड लास्ट है, पॉलिसी मेकर्स मॉनिटर एग्रीगेट डिमांड टू गेज इकोनॉमिक हेल्थ एंड इम्प्लीमेंट फिस्कल मेजर्स टू स्टिमुलेट और कूल डाउन इकोनॉमी अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझिए, जो एग्रीगेट डिमांड का जो आपका इक्वेशन था, उसमें क्या था, जो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है, तो इससे क्या होगा, आपका आउटपुट धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे कि गवर्नमेंट सड़क बनवा दी, तो सड़क बनवा दी तो क्या हो गया, ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में खर्च हुआ। तो वो ये प्लान करेगी, और इसके साथ साथ फिस्कल मेजर्स का मतलब है कि वो टैक्सेशन पार्ट को लेके, कि टैक्स को वो बढ़ाएगी कि कम करेगी। अगर मान लीजिए कि लोगों की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिस्कल मेजर्स की अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि टैक्स नहीं बढ़ाएगी और सब्सिडी देगी, सब्सिडी देगी। वही वो लिखा गया कि कब स्टिमुलेट करना है और कब कूल डाउन करना है। आई बात समझ में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब समझ में आ गया ये, जाहिर सी बात है एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा, तो डिमांड हो गया आपका किस तरह, कंजम्पशन की तरफ से, और प्रोडक्शन की तरफ से क्या हो जाता है, जो सप्लाई होता है आपका, ठीक है। कोविड में क्या हुआ था, सोचो थोड़ा सा आप लोग, डिमांड और सप्लाई दोनों पे फर्क पड़ा था। डिमांड साइड इसलिए क्योंकि आपकी नौकरी चली गई, और सप्लाई साइड इसलिए कि लॉकडाउन है तो आप कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो दोनों इन्फ्लेशन आ गया आपके पास।
एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाला तो था ही, प्लस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि अब उसमें आपको लेबर नहीं मिल रहा है, कोई मजदूर नहीं मिल रहा है, सब कुछ लॉकडाउन है, तो जो भी आपका स्टॉक है उसी स्टॉक को आप क्या कर रहे हैं, आप इन्फ्लेटेड प्राइस पे आप उसको मार्केट में ले जाए। तो ये अब उसको, और डिमांड सप्लाई के ही मैनेजमेंट को एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। देखिए यहाँ पे aggregate supply is the total output of goods and services produced within an economy, highlighting the productive capacity available। जितना आपका जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, इसमें आपका टोटल आउटपुट्स ऑफ गुड्स एंड डिमांड सर्विसेज जो प्रोड्यूस है वो ये बता रहा है। इसको नोट भी करते चलिए आप लोग, ये शॉर्ट नोट्स टाइप है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि चेंजेस इन एग्रीगेट सप्लाई कैन इन्फ्लुएंस प्राइस लेवल्स एंड एम्प्लॉयमेंट रेट्स। अब सप्लाई में जो चेंज करेंगे वो ये क्या कर रहा है कि प्राइस लेवल जो है और एम्प्लॉयमेंट रेट्स पे चेंज करेंगे, डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द इकोनॉमीज ओवरऑल हेल्थ एंड फंक्शनैलिटीज। अब प्राइस लेवल में अगर राइज हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो अब सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई से ये क्या प्रभावित कर सकता है, आपके एम्प्लॉयमेंट रेट्स को करेगा और आपके इसको चेंज करेगा, ये आपके प्राइस लेवल को करेगा ओवरऑल। फिर बिजनेस जो हाउस है वो क्या करेंगे, उनको एग्रीगेट सप्लाई को ये समझना होगा ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट और रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी को ऑप्टिमाइज किया जाए। क्योंकि प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं बताएगा कोई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताएं आप लोग को। लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। तो अब लैंड, लेबर, कैपिटल, अब जितना ज्यादा मान लीजिए कि अब कैपिटल आपके पास है या अदर्स जो फैक्टर है, जैसे इसमें रॉ मटेरियल्स भी आ गए, रॉ मटेरियल्स आ गए, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, वो पहले से प्लान कर सकता है। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, अगर लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, तो लेबर कॉस्ट अगर बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि वेजेज बढ़ रहा है। तो वेजेज बढ़ रहा है तो इस इन्फ्लेशन को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, जब कंजम्पशन बढ़ रहा है और उसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एग्रीगेट डिमांड के किसी कंपोनेंट के वजह से अगर प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डिमांड पुल। और अगर एग्रीगेट सप्लाई के किसी भी फैक्टर से अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या प्राइस लेवल सॉरी प्राइस लेवल में कोई फर्क पड़ता है तो उसको क्या कहेंगे, हाँ क्लियर हो गया। Aggregate supply principle is fundamental for stakeholders aiming to navigate production and market dynamics. क्लियर है यहां तक, कोई क्वेश्चन अभी तक किसी का, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है चलो आगे चलते हैं। चलिए, एक ये कॉन्सेप्ट होता है आर्बिट्राज। ये क्या होता है, ये आजकल जो है काफी चर्चा में भी आप लोग सुनते होंगे या न्यूज वगैरह में। उसमें ये है कि आप ऐसे समझिए कि दो मार्केट है, एक मार्केट में अगर 100 रुपए का कोई, जैसे आप ये समझिए कि बोरिंग रोड में 100 रुपए का कोई कॉमोडिटी है और आप थोड़ी दूर आगे गए बेली रोड पे और वो एक 120 में वहां मिल रहा है तो आपने उसको बेच दिया और ये बीच का जो है आपने क्या किया, ये मुनाफा जो आपने ये कमा लिया। तो आर्बिट्राज इज ए प्रैक्टिस ऑफ कैपिटलाइजिंग ऑन प्राइस डिस्क्रिपेंसीज अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स allowing individual and firms to generate profit without risk। अब इसमें आपको रिस्क नहीं है, आपको क्या इंफॉर्मेशन आपको बस चाहिए कि वहां 120 में वो बिक रहा है,
नॉर्मली ये कैपिटल मार्केट के संदर्भ में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। By exploiting these price differences, arbitrage plays a crucial role in promoting market efficiency and ensuring fair pricing. ठीक है? Investors and traders who master arbitrage strategies can significantly enhance their profitability while contributing to market equilibrium. Understanding arbitrage is vital for those looking to thrive in competitive markets and make the most economic opportunities. In the world of finance and trade, arbitrage is a golden ticket to सक्सेस। मतलब ये हुआ कि ये मूल रूप से ये कैपिटल मार्केट जो इन्वेस्टर ट्रेडिंग जो लोग करते हैं तो उसमें वो डिफरेंस जो है प्राइस में वो लोग देख के और एनालाइज करके इस कॉन्सेप्ट को तो आप लोग जानते होंगे। बताइए क्या होता है। क्या होता है बैलेंस रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हाँ, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस एट अ सर्विस रिटन आउटसाइड द रजिस्टर एक्सपोर्ट और प्लस स्टेट रिजर्व्स, ऑल द रिजर्व्स आर। अब उसमें यही बताया जा रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट समराइजेज ए नेशंस ट्रांजैक्शंस with the world, capturing economic relations on a global scale. A positive balance indicates that a country is exporting more than it imports, showcasing economic strength and competitiveness. जाहिर सी बात है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके कितने कंपोनेंट होते हैं? 3, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व। कैपिटल अकाउंट मतलब क्या हो गया, जिसमें एफडीआई, एफआईआई है ना, ये निवेश उसमें आपको करते हैं। और ट्रेड और सर्विसेज दोनों मिला के उसमें, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, उसमें केवल ट्रेड है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रेड और सर्विसेज दोनों है, तो जो इनविजिबल्स हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो करंट अकाउंट है उसमें क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का क्या मतलब हो गया कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब आपका इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। इंपोर्ट अगर ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। तो करंट अकाउंट जो डेफिसिट है इसको ऑफसेट कौन करेगा, कैपिटल अकाउंट। और जब कैपिटल अकाउंट ऑफसेट नहीं कर पाए या इवन आपका रिजर्व्स भी ऑफसेट नहीं कर पाए, इस सिचुएशन को कहते हैं कि आप जो है बीओपी क्राइसिस में, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में। और इस सिचुएशन में कौन आपको लोन देता है? वर्ल्ड बैंक कहां से दिया है? आईएमएफ। जब भी बीओपी क्राइसिस होगा आईएमएफ लोन देगा, है ना। ठीक, इसको थोड़ा थोड़ा नोट भी करते चले आप लोग। हाँ, तो ये सब नहीं हुआ है ना, आप जो ये करा दिया, ये लिख लिया आपने, थोड़ा थोड़ा कम नोट। अब अजी बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये क्या है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट। तो अब या तो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट किसको कहते हैं? हाँ, और इंपोर्ट का मतलब बाहर से आप कुछ खरीद रहे हैं। तो जो एक्सपोर्ट होता है आपका, तो जब आप सेल कीजिएगा तो कहां से अमाउंट मिलेगा आपको? आउटसाइड से इनसाइड आएगा, तो इकोनॉमी आपकी वो बेहतर होगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंस बिटवीन ए country's exports and imports of goods directly impacting national wealth. A surplus indicates a strong export performance, while a deficit suggests a reliance on foreign goods and services, raising concerns for economic sustainability. ठीक है, businesses should monitor the balance of trade to identify market opportunities and enhance their competitive positioning. तो इस तरह से आपका, और अंडरस्टैंडिंग दिस बैलेंस इज एसेंशियल फॉर स्टेक होल्डर सेविंग
बिल्ड रेसिलिएंट इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब इसमें एक हेल्दी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बताता है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ए हेल्दी बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन एंड इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, वो अगर हेल्दी है ना, तो ये आपका बताता है कि आपके यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ है, जॉब क्रिएशन है और फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, ये बताइए बार्टर सिस्टम क्या था, ये तो बताना चाहिए आप लोग को। हाँ, क्या है बार्टर सिस्टम? हाँ, बताइए। एक्सचेंज ऑफ in terms of और बार्टर सिस्टम क्या है? सामान के बदले में कोई सामान। कमोडिटी के बदले में कमोडिटी। तो ये सिस्टम को क्यों हटाया गया, ये बताइए। ये सब थोड़ा सा केवल इतना ही नहीं है कि कमोडिटी के बदले में कमोडिटी, जब आप पढ़ लिए उसको एक्सप्लेन कर। ये नहीं, हाँ, तो इसके लिए एक टर्म हम बताए थे, उस टर्म को क्या बोलते हैं, वही तुम सुनना चाह रहे हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड। मतलब कि गेहूं के बदले आपको मक्का हम दे रहे हैं, तो हमको तो मान लो कि गेहूं चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं, आई बात समझ में। जैसे कि अभी भी आप गांव में जाएंगे कई जगह, तभी भी होता है ये कि कोई अनाज है उसके बदले में उनको क्या मिल जाता है, कि कोई और कमोडिटी या फिर कुछ है, या कुछ और भी, जैसे कि ये बच्चों का खिलौना वगैरह जो है ये मिल जाता है। तो सामान के बदले में वो क्या मिल रहा है आपको। तो अब इसलिए इस सिस्टम को हटाया क्यों गया, एक तो ये उसका ड्रॉबैक बताया, और क्या था बताइए एक एक करके, और क्या ड्रॉबैक? स्टोर नहीं कर सकते हैं, समझ में आया। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 क्विंटल गेहूं है, इसको 60 साल तक नहीं स्टोर कर सकते, 1 करोड़ रुपया इसको कर सकता है, आई बात समझ में। तो स्टोरेज वैल्यू है, ट्रांसफर करना मुश्किल है। आपका लैंड अगर है तो कहाँ है, मान लीजिए आपका लैंड है दरभंगा में, बहुत सा लैंड है, उसको मुंबई आप नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, दिल्ली नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर मुंबई में आपका उतने वैल्यू का जो आपका लैंड है, उतना अगर आपके पास, अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में मोनेटाइज किया जाए, उसको पूरी दुनिया में कहीं भी ले जा सकते हैं, है बस समझ में। 1 करोड़ जो आपको है, वो पैसा लेके नहीं जाना होता है, वो क्या होता है, वो आपके अकाउंट में है, डिजिटल फॉर्मेट में कोई भी कैरी कर सकता है। तो उसको स्टोरेज वैल्यू है, रिस्टोर वैल्यू है, इसलिए ये सिस्टम को हटाया गया, बार्टर सिस्टम। देखिए इसमें क्या है, इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट ए मॉनेटरी मीडियम। तो विदाउट ए मॉनेटरी मीडियम, यही इसका कीवर्ड है, representing the earliest form of trade in human history। ठीक है, although less common today, barter systems still exist, illustrating the fundamental human need for trade and cooperation। Businesses can benefit from understanding barter mechanism, especially in niche market or during economic downturns। Bartering encourages innovation and resourcefulness, allowing individuals and businesses to thrive even when cash is scarce। ठीक है, ये बार्टरिंग इनकरेजेज क्या करता है, इनोवेशन ऑफ रिसोर्सफुलनेस। जब कैश जब नहीं रहे, तो ये इंडिविजुअल और बिजनेस को क्या करता है, बार्टरिंग इनकरेज करता है कोई नया इनोवेशन जो है ये करने के लिए। ये ओल्ड एज प्रैक्टिस था, तो क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी और कम्युनिटी जो है इकोनॉमिक रिलेशनशिप का, बताइए इसके बारे में, ये तो आप लोग जानते हैं। हम्म, budget deficit means
डेफिसिट मतलब क्या होता है? घाटा। बजट मेरा जो है वो घाटा में जा रहा है। नॉर्मली बजट आप लोग आपस में भी बात करते हैं कि मेरा बजट कितना है, इतना बजट है? हाँ, जितना आपका इनकम है उससे ज्यादा खर्च होने लगे तो आप क्या हो गए? डेफिसिट में चले गए। तो वही तो है बजट डेफिसिट। तो ये क्या कर रहा है? बजट डेफिसिट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरपास रेवेन्यू, highlighting a fiscal imbalance that can hinder economic growth. Sustained deficits may lead to increased borrowing, which can burden future generations and diminish investment in key public services. Understanding budget deficits is crucial for policymakers, businesses, as it influences interest rate, inflation, and economic stability. ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ये इंपॉर्टेंट क्यों है बजट डेफिसिट? बजट डेफिसिट के बारे में जानना क्यों जरूरी? हाँ हाँ, कैपिटल क्या होता है? पूंजी। ये तो बता दीजिएगा। कुछ भी कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल। आप लोग जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आज से 6 मंथ पहले आप लोग आए, तो आप लोग क्या थे? एक रॉ मटेरियल के तौर पे आए थे। जब ये सिलेबस खत्म हो गया, जब पूरा ये आपका बैच खत्म हो गया, तो आप एक फिनिश्ड गुड्स की तरह जा रहे हैं। तो इस बीच में क्या हुआ? वैल्यू एडिशन हुआ। अब हुआ कि नहीं ये आप बताएंगे, लेकिन हाँ, ये क्या हुआ कि वैल्यू एडिशन हुआ। तो आपका ये क्या हुआ? ये पूंजी। तो पूंजी का भी निर्माण, इसको कहते हैं ना कैपिटल फॉर्मेशन। ये आपका हुआ। अब इसमें क्या है? कैपिटल डिफाइंस रिसोर्सेज लाइक मशीनरी, टूल्स एंड बिल्डिंग्स क्रूशियल फॉर प्रोडक्शन, सर्विंग एज द बैकबोन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. Investing in capital enhances productivity and efficiency, driving sustainable economic growth and competitive advantage. Businesses need to strategically manage their capital to optimize outputs and adapt to market changes effectively. Understanding capital is essential for aspiring entrepreneurs looking to launch successful ventures and navigate the production landscape. In the world of economics, capital is the fuel that powers innovation and success. ठीक है, बताइए। कैपिटलिज्म आए दिन आप लोग बोलते होंगे। हाँ बोलो। किसी एक का अधिकार हो? किस तरह से एक का अधिकार हो? और कोई व्यू? प्राइवेट अपार्टमेंट्स का मतलब बहुत ज्यादा होता है। कैपिटलिज्म का मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये कुछ सर्टेन प्लेयर जो है वो तय है ना, मार्केट पे उनका ये कब्जा हो जाएगा। अब इसमें इस चीज को समझिए कि सोशल वेलफेयर के बारे में उतना नहीं सोचते। नहीं, हाँ, प्राइवेट इंडिविजुअली मतलब ओन बेनिफिट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। हम लोग क्या है? वेलफेयर स्टेट है। बहुत सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे, जैसे आज अब इंडिया में क्या है कि आपका अपना जमीन है, उसकी रजिस्ट्री आपने करवा लिया, लैंड का ओनरशिप। दे आर इन एन अंडर इंप्रेशन की जल, जंगल और जमीन, इस पे किसी व्यक्ति का अधिकार हो ही नहीं सकता। तो वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट का उस पर नियंत्रण है, और आपको कुछ करना है। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई यहाँ इंस्टीट्यूट चला, तो हम क्या किए कि एक लीज के तौर पे, एक रेंट किराएदार के तौर पे वहां पे हम ऑनरशिप हम क्लेम नहीं कर सकते।
परचेज और सेल नहीं कर सकते। बहुत सारे कम्युनिस्ट कंट्री में ऐसा है। आप टैक्स देते हैं, वो वेल्थ के कंसिडर, तो टैक्स आप देते हैं वेल्थ के ऊपर, लेकिन आपका ओनरशिप है। हम अपने इनकम के ऊपर अगर टैक्स दे रहे हैं तो इनकम किसका है? मेरा। यहां कहा जा रहा है कि रिसोर्सेज पे किसका कंट्रोल है? तो गवर्नमेंट का। आप बस जो है इस तरह से, हाँ, तो वेलफेयर स्टेट का नहीं है, ये क्या है? कैपिटलिज्म। ये हमेशा से डिबेट ये रहा है कि कैपिटलिस्ट वाला बेहतर है कि कम्युनिस्ट वाला बेहतर है। हम लोग का शुरू से खिचड़ी वाला रहा है। ऐसे भी खिचड़ी जो होता है ना, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छा होता है। पोषण जो है, अगर आप सही में देखिएगा तो उससे ज्यादा पौष्टिक जो है वो नहीं है। और हाँ, सही में आप देखिए, जितना आपको जरूरत होता है, आप लोग पढ़ते हो ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या फैट हो गया, तो सब मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, एक वो भी है, और बनाना भी आसान है। क्या खाने में? बहुत अच्छा है अगर बना अच्छे से तो। हॉस्टल का तो, अब हॉस्टल का आप कहिएगा तो कुछ हॉस्टल में तो कभी कभी, इसको हॉस्टल के खाने का क्या है, शुरू में जब आप घर से बाहर आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बाहर का अलग है, उसके बाद से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो खाना जैसे ही आया देखे, और आप रिकॉल कर लीजिएगा कि इसका टेस्ट यही होगा, है ना? कि भाई क्या, आज सबसे पहले स्टूडेंट्स यही पूछते हैं खाने में क्या बना है, तो उधर से जवाब आएगा कि सर आलू सोयाबीन बना है। अब हो गया, चलो बाहर से खा के आते हैं, है ना? तो अब जैसे ही कि आलू सोयाबीन बना है या फिर और क्या, ये सब जो है हॉस्टल का एक फेवरेट खाना होता है। बनाना आसान है ना? है? हाँ, तो एक बना बनाया लार्जर इसमें बनाना, तो उस पे आप कहिएगा तो कुछ खाना नहीं बेहतर लगेगा, आप खुद बनाइए तो ज्यादा बेहतर है। तो खिचड़ी वही चीज है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी वही है कि दोनों लोग रहेंगे, कैपिटलिस्ट भी रहे, एग्जिस्टेंस ऑफ, हाँ, डीएवी पब्लिक भी रहे, केंद्रीय विद्यालय भी रहे, नवोदय भी रहे, और आपका डीपीएस भी रहे। ठीक है, चलिए। कार्टेल क्या होता है? ये कुछ सर्टेन ग्रुप्स होते हैं जो वही तय करते हैं, जिसको कार्टेलाइजेशन कहते हैं। पॉलिटिक्स में भी है, पॉलिटिकल कार्टेलाइजेशन कहते हैं, हर फील्ड में है। जैसे कि आप देखिएगा कि कुछ खास सर्टेन फैमिलीज के लोग वही पॉलिटिक्स में जो है टॉप मोस्ट, जो आपका की पोजीशन है, वहां तक पहुंच पाते हैं। ऐसे ही जुडिशरी में, ऐसे ही आपका बिजनेसेस में भी, है ना? तो कुछ खास जो है ग्रुप, ए कार्टेल इज ए ग्रुप ऑफ फर्म्स दैट कोल्यूड टू कंट्रोल प्राइसेस and limit competition, often leading to market distortion and consumer harm, है ना? मार्केट को ये लोग क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। Understanding cartels is essential for businesses to navigate competitive landscapes and avoid illegal practices that can jeopardize sustainability. आप लोग यहाँ गए देखे होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मंडी होती है, एक है ना कोई यहाँ पे? हाँ, तो वहां पे क्या है कि कुछ खास सर्टेन जो लोग हैं वो एक फिक्स कर दिए हैं, इतना ही जो है प्राइस जो है, और उसमें बाहर के प्लेयर्स जो है वहां पे नहीं सस्टेन कर पाएंगे, और सीधे वही कि अगर आपको खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो फिर ऑप्शन क्लियर है। तो इसी को कार्टेलाइजेशन कहते हैं। जियोपार्डाइज, जियोपार्डाइज का मतलब होता है कि आप एक तरह से उस पर क्या कर रहे हैं, आप न्याय जो है वो कर रहे हैं। डबल जियोपार्डी पढ़ा होगा आपने, क्या होता था वो?
डबल जियो पार्टी, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 याद करो। वेरी गुड, वही जियो पार्टाइज है यहाँ। The competitive landscapes and avoid illegal practices that can jeopardize sustainability। मतलब ये कि ये इलीगल प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग कार्टेल। अब कार्टेल को आप समझ लीजिएगा तो बिजनेस हाउस क्या करेंगे कि वो इलीगल प्रैक्टिस जो है इसको अवॉइड करेंगे और जियोपार्डाइज करेंगे, मतलब वो न्यायिक तौर पे जो है, मतलब एक लीगल काम जो है वो करेंगे, ताकि जियोपार्डाइज होगा तो क्या होगा, सस्टेनेबल होगा। आप इलीगल काम कीजिएगा कब तक कीजिएगा। तो कार्टेल क्या है कि कुछ खास लोग का उस पर नियंत्रण है, कब्जा है, उस कार्टेल को तोड़ना है, इसको कार्टेलाइजेशन कहते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए, एक छोटा उदाहरण जो आप लोग समझिए, कैसे कार्टेल्स को आप लोग समझ पाइएगा और कार्टेल्स को तोड़ा गया, और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। नॉर्मली पहले स्टेशन से जब आप निकलते होंगे या एयरपोर्ट से, तो टैक्सी वाले या फिर इस तरह से, तो दे कैन आस्क, मतलब जो भी वो बोल दे कि इतना पैसा चाहिए आपको, हम ले जाएंगे, होटल में छोड़ देंगे, ये वो दे, है ना। तो उसमें क्या था, अब आप नए शहर में आए हैं, नए जगह है, आपको कोई आइडिया नहीं है, मानना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड इस पूरे टैक्सी का जो एक कार्टेल था, इसको तोड़ा किसने, उबर ने। उसमें क्या करना है कि आप अभी ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन आपका अभी जो है आ रहा है जंक्शन पे, आपने बुक कर दिया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, गाड़ी आ जाती है और वो किलोमीटर वाइज जो है वो फिक्स्ड है, इतना प्राइस वो पहले ही बता देता है कितना पैसा लगेगा। पता ही नहीं चला, आप निकले, गाड़ी लगी हुई है, आप बैठे और चले गए, पता भी नहीं चला कि वो गाड़ी जो है भाड़े की है कि आपके कोई रिलेटिव आए हुए हैं आपको लेने। और धीरे 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 वर्ल्ड वाइड ये कार्टेल, यही कार्टेल है ना। तो अब इसको टेक्नोलॉजी जो है ये थोड़ा, और उसके बाद और भी बहुत सारे प्लेयर्स आ गए, जैसे ओला, उबर, समझ गए ना इसको, इस चीज को। तो अब कार्टेल्स को ऐसे ही ये होता है कि एक खास जो है ग्रुप ऑफ लोग हैं, और केवल टेक्नोलॉजी की मदद से इस कार्टेल को खत्म कर दिया कि आपको केवल एप्स जो है वो डाउनलोड करना है। ऐसे ही जैसे कि आप हर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में आप देख लीजिएगा, तो अब है कि अगर आपको कोई भी जरूरत अगर है, तो ये जैसे कि आयुष्मान भारत का या प्रधानमंत्री जो जन औषधि, यूनिकॉर्न हो गया रैपिडो, हाँ, पहले ये भी जो यही कार्टेल है, समझ गई कि मतलब आपको बाहर के कोई न्यू एंट्रेंट। और एक चीज आप जान जाइए, जिस बिजनेस में अगर कोई न्यू एंट्रेंट्स जो है आसानी से पहुंच जा रहा है, जो भी स्टार्ट कर दे, जिसको देखो कि स्टार्ट कर, वो बहुत टफ कंपटीशन। जैसे सबसे आसानी से अगर आपको हम कहें कि एक व्यवसाय शुरू कीजिए, आप लोग क्या करेंगे, दिमाग में क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं, वो फंडिंग की बात नहीं है, अब आपको फंड देने वाले लोग हैं, मतलब आप कौन सा व्यवसाय करेंगे आसानी से जो बिना स्किल का आप स्टार्ट कर सकते हैं। टी स्टॉल, चाय बनाते हैं आप, हाँ। 100 कप चाय के लिए कितना दूध चाहिए, तो जितना आप अपने घर में जो चाय बनाते हैं 1 कप उतना दूध डालते हैं, हाँ, तो उतना उस हिसाब से डाल दीजिएगा, फिर तो व्यवसाय है आपका। उतना पानी रहना चाहिए, फिर आपके यहाँ चाय पीने कौन आएगा, हाँ। You have to provide quality. मतलब कि कोई सामान्य जनरल स्टोर या चाय की दुकान जैसे आपने कहा, या समोसा जो स्टॉल, मतलब कि इसमें क्या एंट्रेंट्स बहुत ज्यादा आएंगे, तो कोई भी आ सकता है आदमी, मतलब इसके लिए कोई बहुत ज्यादा
ये तो न्यू एंट्रेंट्स जितने आएंगे एट द सेम टाइम क्या है कि वहां पे कंपटीशन भी बहुत टफ है, ऐसा नहीं है कि वहां इजी कंपटीशन। और दूसरी बात है कि उतना ही दुकान उसी रफ्तार से शटर डाउन भी मतलब बंद भी होगा। ये चीज है, ये जो कार्टेल्स है इसमें कि कुछ खास ग्रुप चला रहे हैं, तो अब इसमें न्यू प्लेयर्स के लिए कोई जगह नहीं है, वो आने ही नहीं देंगे। जैसे इनकी क्या हो जाएगी, मोनोपोली। इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि वो बिजनेस जिसमें आपकी मोनोपोली हो, मतलब केवल आप ही हैं, आप ही डोमिनेट कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिटेबल होंगे, आप प्रॉफिटेबल होंगे। जैसे कि कोई मोनोपोली का एग्जांपल दीजिए। बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। जियो की मोनोपोली तो नहीं, क्योंकि एयरटेल अदर भी हैं। बट उसका सर हाँ, डोमिनेटिंग। बहुत ज्यादा पहले तो सर ये सर मतलब काफी प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट किया था। नाउ मोनोपोली और बताइए, मोनोपोली मतलब कि उस फील्ड में आपका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। मोनोपोली का कोई एग्जांपल? इंडियन रेलवे। लेकिन इंडियन रेलवे प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए कि वो वेलफेयर स्टेट में। इंडियन रेलवे का कौन कॉम्पिटिटर है? कोई नहीं। लेकिन उस फील्ड में वो क्या है कि वेलफेयर स्टेट से वो, क्योंकि प्रॉफिटेबल एस्पेक्ट पे नहीं चलाते हम लोग। लेकिन जैसे ही हम ये कहेंगे कि ये मिनिस्ट्री, ये आपको बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तब देखिए उसके बाद से इंडियन रेलवे जो है बहुत ज्यादा उसमें जो है पैसा, उसमें गुड्स में या अदर जो आपका ये ढुलाई वगैरह है, उसमें बहुत कमाई, बहुत ज्यादा उसमें चार्ज लेती है रेलवे। कुछ प्राइवेट भी किए हम, यही है, यही कार्टेल है। Ultimately, the concept of cartel serves as a reminder of the importance of transparency and integrity in the market practices. ये क्या आपको रिमाइंड करता है कि एक पारदर्शिता होनी चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपके इसमें, इसमें मार्केट प्रैक्टिस। इसको नोट कीजिए आप। ये एक लैटिन वर्ड है, इसको बोलते हैं पैरिबस सेट्रिस, ceteris paribus. All other things being equal is a critical assumption in economic analysis. इसमें क्या किया जाता है ना कि एक एजम्पशन ले लिया जाता है, एज्यूम किया जाता है, कोई वेरिएबल्स हो गया या इस तरह से, और उसके हिसाब से एक हाइपोथेटिकल जो है करके, और फिर उस पे इकोनॉमिस्ट जो है कोई निर्णय लेते हैं, है ना। तो ये एक तरह का एक एनालिटिकल टूल हुआ। कहीं पूछ दे देख के एग्जाम में ये नाम की, ये टर्म रिलेटेड टू क्या, तो आप लोग इकोनॉमिक्स लिख सकते हैं, या फिर किससे रिलेटेड है, तो ये मार्केट के डायनेमिक्स को समझने के लिए एक एनालिटिकल टूल है।
हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्परेटिव एडवांटेज। ये आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट होता है। कॉम्परेटिव एडवांटेज जो है ऐसा है कि एक, जैसे कि मान लीजिए कि एक कंट्री में कोई अगर वीट प्रोड्यूस कर रहा है और उसमें सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरा कंट्री जो है उसके यहाँ क्या है, ये राइस, तो कॉम्परेटिवली एडवांटेज इसके पास क्या है कि वीट के कॉन्सेप्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वीट, ये क्या है, इससे एक लीड ले रहा है। आई बात समझ में? तब उसमें ये क्या, यही कहा जा रहा है, refers to a country's ability to produce goods at a lower opportunity cost than another country, promoting efficiency in trade. By specializing in the areas of strength, nations can enhance productivity and foster international goodwill through trade relationship. Understanding comparative advantage is vital for businesses compete globally. जाहिर सी बात है कि किसका comparative advantage है। It encourages countries to import goods they cannot produce as efficiently, leading to greater overall economic welfare. As its core, comparative advantage drives economic interdependence and collaboration. ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और कोलैबोरेशन को ये बढ़ावा देता है। तो जो कॉम्परेटिव एडवांटेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक और टर्म यहाँ आया, वो क्या होता है? जैसे कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर क्लास करना जरूरी है, क्लास में आएंगे सर हमारा 1.5-2 घंटा टाइम जो है वो लगेगा, क्या ये इंपॉर्टेंट है? तो क्लास अगर आप एब्सेंट, अगर यहाँ क्लास नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी, क्लास में आप आ रहे हैं तो इस समय आप कुछ और कार्य काम कर सकते थे। आपको तय करना है कि दोनों में से कौन बेहतर है। दूसरी बात है कि आपका जो एक के कॉस्ट पे दूसरा क्या कर रहा है, एक, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि आप एक ऐसा चीज लूज कर रहे हैं, अगर इससे आप बेटर प्लेस में है तब तो आप सही, तब तो बेहतर है कि अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से नहीं कुछ और कोई स्किल हुनर सीख रहे हैं या कुछ ऐसा जो आपके कैरियर के लिए वो बेहतर है, तब तो आप क्लास छोड़। ऐसे घर में बैठने के लिए इफ यू आर मतलब लिविंग द क्लासरूम देन इट मेक्स, तब आपको डबल लॉस हो गया। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जैसे कि कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं और उन्होंने क्या किया कि नौकरी को छोड़ के या फिर मतलब 1 साल का लिव विदाउट पे या फिर किसी भी तरह का उसको रोक के, और 1 साल तक उनको ये लगा कि हमको व्यवसाय करना चाहिए या कुछ और मतलब कि धन उपार्जन करना चाहिए। 1 साल 2 साल उन्होंने ये सब। तो अगर मान लीजिए कि जो नौकरी से वो उपार्जन कर रहे हैं उससे अधिक वो ये कर रहे हैं, तब तो वो बेहतर था कि जो ये हमारा कॉस्ट या जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन नहीं भरपाई हुई तब आप जो है नुकसान हो जाए, है ना? ये आप लोग के प्रिपरेशन में भी ये लागू है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप जैसे ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद आप तैयारी कर रहे हैं, आप 1 साल 2 साल 3 साल समय दिए, इस बीच में अगर रिजल्ट आप ये कर रहे हैं तो बेहतर, अगर आप इसलिए क्योंकि आपको वो लिमिटेड टाइम में आपको क्या करना है कि बेहतर पढ़ाई करके क्लियर करना है। नहीं तो इससे बेहतर होता है कि आप नहीं अगर पढ़ाई कर पा रहे हैं प्रिपरेशन, तो आप क्या करते, कोई काम करते, कोई हुनर सीखते और कोई जॉब करते। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि एक के कॉस्ट पे दूसरा क्या है वो, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि अवसर, मतलब कि क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी लैप्स जो है वही। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं आई? हाँ, इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो है। तो कॉम्परेटिव एडवांटेज में क्या है कि लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे वो क्या कर रहा है, उसकी एबिलिटी है वो प्रोड्यूस करने की, तो वो तुलनात्मक तौर पे क्या है उसमें एडवांटेज। बताइए लोग।
क्या होता है ये, बोलो जी। progressive rise in the price of the Rise in the commodity, that is called inflation. एक मेजर होता है ये इन्फ्लेशन को। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज मेजर ऑफ एवरेज चेंज ओवर ए टाइम इन प्राइसेस पेड बाय कंज्यूमर्स, सर्विंग एज ए की इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। CPI tries to adjust pricing strategies and anticipate shifts in consumer purchasing behavior. Understanding CPI is essential for policymakers in designing monetary policies aimed at stabilizing the economy. Ultimately, CPI reflects the economic forces shaping consumer experiences and purchasing power. Awareness of this index empowers stakeholders to make informed फाइनेंशियल डिसीजन। तो सीपीआई इंडेक्स क्या होता है? ये एक तरह का इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे आप महंगाई प्राइस लेवल जो हाइक कर रहा है, राइज कर रहा है, उसको आप मेजर करते हैं। ठीक है, हाँ, होलसेल प्राइस इंडेक्स। बताइए, ये तो हम उम्मीद कर रहे हैं सबको आता होगा, इसको कई बार बताए हैं। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तीन जो होते हैं, क्या होते हैं? हाँ, तो कंजम्पशन जितना ज्यादा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? हाँ, उसके लिए आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ओवरऑल आपका आउटपुट बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। वेरी गुड। और एग्रीगेट डिमांड वो क्या होगा? हाँ, पहला एग्रीगेट डिमांड वही, उसी का तो है कंजम्पशन। इसको नोट कर लो आप पहला। इतना पॉपुलेशन इंडिया का, एक्सपोर्ट अगर आप नहीं करोगे, यहीं का डिमांड अगर आप फुलफिल कर दो तो आपका ऐसे ही इकोनॉमी जो है हो जाए। बस उसमें करना ये है कि लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा दीजिए। परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगा? कैपिटल फॉर्मेशन। फिर कैसे? तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, इनको आप स्किल कर दीजिए, इनको जॉब क्रिएशन अगर
तो दे विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड। एक थियरी भी है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो अब इतना पॉपुलेशन है कि आपका, जैसे दूसरी बात है कि इतनी डाइवर्सिटी है यार कमोडिटीज और प्रोडक्ट्स की। जैसे आपको हम इसका एग्जांपल भी दिए थे एक दिन लीची का, कि मुजफ्फरपुर से लीची जो है वो गया चेन्नई पोर्ट से, वहां से कहीं भेजना था इंडिया के बाहर, उसको एक्सपोर्ट करना, कुछ मतलब किन्हीं कारणों से वो नहीं जा पाया। वो चेन्नई में ही सारा का सारा आपका लीची जो है कंज्यूम हो गया, और एक एक लीची को लोग 2 रुपए और 5 रुपए पर पीस के हिसाब से लोगों ने उसको कंज्यूम किया, क्योंकि लीची वहां तो उत्पादन होता नहीं है, वो यहाँ होता है। ऐसे ही आपका मखाना हो गया, आपका ये जर्दालू आम हो गया, तो हम केवल फूड का एग्जांपल आपको ये दे रहे हैं। इसी तरह टेक्सटाइल का हो गया है? हाँ, तो अब है कि जैसे कि होता क्या था कि जो ग्राम ये अर्थव्यवस्था थी ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उसमें क्या था कि एक गांव के जरूरत की सारी चीजें अगर उसी गांव में मिल रही तो उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो जो पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल, कि इनको केवल आप शहर की सुख सुविधा दे दीजिए गांव में। तो गांव से लोग शहर आते क्यों है? फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, मेडिकल सर्विसेज, अच्छी क्वालिटी गुणवत्ता वाली शिक्षा चाहिए, वही प्रोवाइड हो जाए। तो अब उसमें एक टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, कर ही रहा है। तो इस तरह से धीरे 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 आप देखेंगे कि, और दूसरी बात है कि जो आपके शहर हैं वो क्या है, ओवर पॉपुलेटेड है। क्या देखिए उसमें क्या कुछ कंस्ट्रेंट आ रहा है, जब तक ये सिविल सोसाइटी, अब हो ये रहा है कि अब लोग की ओवर डिपेंडेंस जो हम लोग हैं गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, जब तक एक सिविल सोसाइटी के तौर पे आप नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के पास न इतना फंड्स है, न गवर्नमेंट के पास नहीं इतना पॉलिसी मेकिंग, वो क्या है, वो आपको एक हम कैसे बोले कि अब गवर्नमेंट फैसिलिटेटर के तौर पे है कि हम आपको फैसिलिटेट कर सकते। तो अब लोग जब तक नहीं मिलेंगे, जैसे कि कम्युनिटी जिसको कहते हैं ना, एक समुदाय के लोग जो है पूरे, जैसे गांव के लोग एक साथ बैठे तय करें कि इस गांव को कैसे जो है बेहतर बनाए, तो किया जा सकता है। हाँ, तो वो तो आप समझ ही रहे हैं कि अब पॉलिटिक्स का एक मतलब, तो मीटिंग किस बात को लेके होती है? मीटिंग में यही होता है कि भाई अगली बार हमारा लड़का जो है चुनाव लड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा लोग, आप लोग, आपका अपना ही लड़का है। नहीं तो अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग जो है इसमें इन्वॉल्व करें गंभीरता से, जब तक नहीं लगेंगे या जो करे, तो अब ये एक समस्या आ जाती है। तभी होगा, तभी होगा। और 1 2 3 4 एग्जाम्पल 10 नहीं होता है, 2 3 बस गांव बन गया, उसके बाद से देखिए, मतलब इसको कहते हैं ना, ये खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, धीरे 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 सब कोई करेगा। हाँ, वही आदर्श ग्राम वाला। हाँ हाँ, केरला का शायद उदाहरण है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नाम ही बता रहा है, कितना लगा कितना मिला। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें कंपेयर करते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। कोई प्रोजेक्ट अगर है मूल रूप से आप कर रहे हैं या कोई बिजनेस उसमें, तो ये इंडिविजुअल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ये एनालिसिस करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के लिए भी। और आप जैसे कि ये एक इसमें होता क्या है कि
जैसे हमने कॉस्ट लगाया, अब कॉस्ट कई तरह का, जैसे अभी हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगाया, तो 2 साल हम बैठ के तैयारी करेंगे, 2 साल में मेरा रहना खाना जितना एक्सपेंसेस है वो, 2 साल हम जैसे कुछ काम किए रहते, हुनर सीखे रहते तो कोई, इन 2 साल में हमको वो बेहतर करना है, जो हम आगे जो होते हैं उससे और आगे बढ़ जाना, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो नहीं लैग करेगा। यहाँ भी वही चीज है कि कॉस्ट हमने जो लगाया और जो हमको यील्ड जो हमको मिला वो बेनिफिट जो है वो क्या है, इससे बेहतर। तो हमारा रिटर्न ऑन जो ऑफ जो मतलब जिसको कहते हैं ना कि हाँ, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न हमारा वो बेहतर होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 जिसको कहते हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब कि हम जितना लगाए किसी बिजनेस में और जो हमको यील्ड मिला, जो बेनिफिट हुआ वो क्या है, वो ज्यादा है, वो बेहतर है। क्राउडिंग आउट क्या है ये? क्राउडिंग आउट का मतलब हो गया कि क्राउड से आप क्या हो गए? हाँ, तो it refers to reduction of private sector investment due to increased government borrowing, potentially stifling economic growth. Policy makers must consider the impact of government spending on private sector dynamics to foster. अब इसमें कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को रिडक्स मतलब उसको कम करना है और इंक्रीज क्या करना है, गवर्नमेंट बोरोइंग को, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या हो, इसी को क्राउडिंग आउट। Initials the phenomenon highlighting delicate interplay between public expenditure and private investment, इन दोनों के बीच में यही कह रहा है। बताइए। तो आसानी से बता दीजिएगा लोग। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और जाहिर सी बात है कि जो बार्टर सिस्टम था उसके बाद से ये करेंसी आया, करेंसी नोट्स में उसमें क्या किया गया, इसकी रिस्टोर वैल्यू है, स्टोरेज वैल्यू, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, गोल्ड का होता है, ये तो लीगल टेंडर है। तभी तो 8 नवंबर को 2016 रात को 8 बजे क्या हुआ, उसके बाद से वो कागज का टुकड़ा हो गया, इसीलिए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू गोल्ड, क्योंकि गोल्ड की अपनी एक वैल्यू होती है। ये तो पढ़े ही हैं आप लोग, इसको नोट भी कर लीजिए आप लोग, लिखे होंगे लोग, लेकिन फिर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट उसी का करेंट अकाउंट।
ठीक है। डेड वेट लॉस, कॉस्ट ऑफ इनपुट, ये थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, इसलिए इसको रहने देता है। डिफ्लेशन बताइए, डिफ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का उल्टा, इन्फ्लेशन क्या होता है? प्राइस लेवल ऑफ, और डिफ्लेशन में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? डिफ्लेशन में डिमांड कम होगा, बोलिए। क्या होगा डिफ्लेशन? डिफ्लेशन में डिमांड जो है, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये अगर डिफ्लेशन की बात हो रही है कि उसका प्राइस कम हो रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलवेज लीड्स टुवर्ड्स व्हाट? इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन जो है रेफर्स टू डिक्रीज जो है, तो इसलिए डिमांड नहीं बढ़ेगी। नोट कर लो इसको, ये वाला। और पीछे रिवीजन भी करते रहिए आप लोग, जितना पढ़े हुए हैं लोग उतना काफी है, जो ज्यादा जरूरत से ज्यादा है, इसके बाहर नहीं रहेगा एग्जाम में। थोड़ा सा वही करंट वगैरह अपडेट कर लीजिएगा लोग बस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चन जो कराए हुए हैं क्लास में ऐसे भी सॉरी। नोट्स है आपका, सब सब्जेक्ट का एक ही में है, अलग अलग से। हिंदी में नोट्स बनाती हो आप, तो इसका हिंदी अनुवाद करते रहिए साथ साथ। तो इसको कैसे लिखते होगे? पॉइंट्स लिख लेते हैं घर पे जाके, यहाँ पे समझ लेते हैं घर पे जाके उसको गूगल वगैरह से। ओह, चलिए। डिमांड कर्व, नॉर्मली डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है। ये प्राइस ऑफ गुड एंड हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, प्राइस अगर बढ़ते गया तो डिमांड क्या हो जाएगा? हो जाएगा। नॉर्मल सामान्य एक रिलेशनशिप है। बहुत सारा और भी उसमें टेक्निकलिटीज होती हैं। डिमांड जो निर्भर करता है प्राइस पे भी, कितना क्वांटिटी जो है वो डिमांड। तो डिमांड कर्व जो होता है क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स। इन दोनों के बीच का जो एक पिक्चोरियल, मतलब उसको क्या कहते हैं, डिमांड कर्व उसको, हाँ, एक ग्राफ के तौर पर उसको प्रेजेंट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी,
ठीक है, आ रहा है समझ में? डिवीजन ऑफ लेबर ये तो जान ही रहे हैं आप लोग। इसमें क्या है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस लीडिंग इंक्रीजिंग to increase efficiency and productivity. Understanding this concept is vital. Effective division लेबर, जैसे कि लेबर का डिवीजन होना, मतलब कि जो स्किल्ड है उसको अलग किया गया, जो आपका नॉर्मल जिसको फिजिकल वर्क करना है वो, ये क्या है, एक एफिशिएंसी इंजन है। जैसे एक तरह से आप ये समझिए ये ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ह्यूमन कैपिटल को जो है ना, जैसे एक डॉक्टर है, हाँ प्रॉपर यूटिलाइजेशन। अब एक डॉक्टर है, अब उसको आप कह दीजिए कि ऐसा है डॉक्टर साहब कि हमको जो 1 महीना में ये बिल्डिंग जो है ये बना के दीजिए, ये काम किसका है, जो कंस्ट्रक्शन करने वाला है उसका। तो एक तरह से आपको डंपिंग, बताइए कई बार बताया, लोकल मैन्युफैक्चरर के कॉस्ट से, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है कम, कोई भी इंपोर्टेड गुड्स नहीं बिकना चाहिए। नहीं समझ में आया? हाँ, उसको क्या किएगा, डंप कर दिएगा। डंप मतलब क्या हो गया, एक तरह से गार्बेज आप लाके यहाँ पे ये डंप, इसलिए इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है। जैसे मान लीजिए यहाँ का कोई लोकल जो है प्लेयर कोई खिलौना बना रहा है, और वो खिलौना बनाने का उसका कॉस्ट आ रहा है 20 रुपया, और बाहर का कोई सामान लेके आ रहा है वो बेच रहा है 15 रुपया, जाहिर सी बात है कि जो कंज्यूमर है वो 15 रुपए खरीदेगा। चाइना ने यही काम किया पूरी दुनिया में। और लोगों में खासकर अधिकांश दुनिया में आप देखिएगा भाई, रिच सुपर रिच और अपर मिडिल क्लास बहुत कम, अधिकांश जो आपका जो भीड़ है वो क्या है, लोअर मिडिल क्लास, और फिर आपके जो है, तो वो लोग क्या करेंगे कि भाई जहां हमारा पैसा कम लगेगा, जहां पैसा बचत होगा, कंप्रोमाइज करेंगे। क्वालिटी कहाँ कोई देखता है? हाँ वही जो ये बता रहे थे अभी, चाहे भाई रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि राइट साइड वाला जो कॉलम है वो कैसा है, उसको देख के अपना टेस्ट फ्लेवर हम तय कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि भाई 300 रुपए का आपका पनीर चिली है हाफ प्लेट, तो हम कहेंगे आज पनीर चिली खाने का मूड नहीं है। तो अब क्यों, क्योंकि हमारा जो है वो कॉस्ट उस पर डिपेंड कर गया। तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसके कॉस्ट से नीचे है अधिकांश लोग। तो कंज्यूमर क्या कहेगा, बाहर निकले तो वो कह रहा है कि सर 100 रुपए में पूरा जो है 1 प्लेट पनीर चिली मिलेगा, हम तुरंत निकल के वहां चले गए। थोड़ा सा है क्या 100 रुपये ही मांगा है ना, 100 रुपये नहीं है, हाँ मिलेगा तो जाएंगे, 150 रुपया में देगा। पर जब भूख लगा होगा ना सब अच्छा लगता है। कौन एक्चुअली लोकल वाला, आप खुद सोचो ना, कभी कभी किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके आप कभी खा लेना, एक तो पहले अमाउंट कम देंगे, फिर उसके बाद से पैसा पहुंचाएगा। आप खुद सोचिएगा कि भाई किस बात का इतना पैसा, जो एम्बियंस है, जो बैठे हुए हैं वहां सर्व कर रहा है, उतने स्टाफ है उधर, उसी का तो पैसा वो ले रहा है। खाने में क्या, आप उससे बढ़िया आप अपने घर में बना लीजिए। यही तो कंज्यूमर बिहेवियर है ना। आपको बताया जा रहा है कि आप अगर रेस्टोरेंट में खाने नहीं जा रहे हो तो आप क्या हो, दैट यू आर नॉट एफ्लुएंट। बेहतर तो यही होता है कि आप अपने किचन का खाना खाइए, बनाइए, खाइए, वही बेहतर होता है। उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है, टेस्ट भी अच्छा रहेगा। क्या नहीं, वो होता है लेकिन खिलाने में भी होता है, केवल खाने में नहीं। खाइए और खिलाइए भी लोगों को, ठीक है। चलिए, इलास्टिसिटी ये क्या है? इलास्टिसिटी मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड ऑफ ए गुड रिस्पॉन्स टू ए चेंज इन प्राइस रिफ्लेक्टिंग
मार्केट सेंसिटिविटी। इलास्टिसिटी जो है एक रेस्पॉन्सिव मेजर्स है ना। अब इसमें है कि ये क्या बताता है आपका कि एक मार्केट के डायनेमिक्स को समझना है अगर आपको, तो ये इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है ना। तो कितना क्वांटिटी डिमांड किया गया और कितना क्वांटिटी सप्लाई किया गया, मतलब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एच, तो इनमें कितना चेंज हुआ। से पर यूनिट अगर आपका मान लीजिए कि अगर सप्लाई में अगर बढ़ाया है, डिमांड में क्या फर्क पड़ा, या डिमांड में अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर 1 यूनिट डिमांड बढ़ने से आपको कितना और एडिक्वेट जो है वो सप्लाई करना। आई बात समझ में? यही ये तो जानते ही होंगे आप लोग, क्या है ये एक स्किल हो गया। क्या है स्किल? बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, इसके लिए आपको एक स्किल चाहिए। इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, इसको उद्यमशीलता भी कहते हैं, है ना। इम्बॉडीज द प्रोसेस ऑफ, एक पूछा भी जाता है कि कोई एंटरप्रेन्योर बनना क्यों चाहता है। इनोवेटिव आइडियाज है, मतलब दे वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, वो स्वतंत्र, उनके पास अपना एक आइडिया है, तो कहीं किसी और ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम में वो शायद वो इम्प्लीमेंट न कर पाए, इसीलिए वो एक इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। केवल इसमें ये वजह नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पैसा, एक एक आपको सीईओज हैं या उसमें उनकी इतनी सैलरी होती है, कई कंपनीज का टर्नओवर उतना नहीं। हाँ, उन लोग की सैलरी इतनी ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप यहाँ देखिए कि नहीं, दे वांट टू बिकम। चलिए इसी नोट पे इसको यहीं पे आज कंक्लूड करते हैं। हाँ मिल जाएगा इसमें। कोई और क्वेश्चन आप लोग का, कोई और डाउट?